कश्मीर का मामला जी काफ़ी पेचीदा हो गया है और जो कुछ हुक्मरानों ने सोचा था, हमारे अस्करी और सियासी हुक्मरानों ने, वो उनकी तवक्कुआत के बिल्कुल बरक्स हो रहा है और किसी किस्म की वहाँ पे अ, खौफ नहीं है, डर नहीं है और कश्मीरी लाशें उठा रहे हैं और अपने प्यारों को कुर्बान कर रहे हैं और सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन लेकिन मामला ये है कि सब कुछ किया जा रहा है। आप ये देख रहे हैं कि इस वक़्त एहतजाज चल रहा है जनाब और ज़रा 1 मिनट में उठाऊँ ज़रा इसको बंद कीजिएगा आवाज़ को। ये आप देख रहे हैं चल रहा है जी, एहतजाज चल रहा है और पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के बाहर भी। और अब तस्दीक हो गई है कि कल जो रावलाकोट में कल जो ऑपरेशन किया गया और हल्ला बोला गया, उसमें सरकारी तौर पे 2 मज़ीद शहीद शहादतों की तस्दीक हो गई है और 8 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं। तो ये सिचुएशन है, लेकिन कल के बाद बजाय इसके कि वहाँ पे कोई प्रेशर की वजह से या खौफ की वजह से कमी आती, आज लाखों कश्मीरी निकल आए और सिर्फ ना सिर्फ ये कि आज़ाद कश्मीर में, बल्कि दुनिया भर में लाखों कश्मीरी और सबसे बड़ा जो उनका इज्तिमा था, वो लंदन में हुआ और लंदन में ओवरसीज़ कश्मीरी जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है और आज़ाद कश्मीर से है और उन्होंने बहुत बड़ा इज्तिमा किया। इतना बड़ा इज्तिमा कि मेरा ख़्याल है कि हमारे हुक्मरानों के होश जो हैं, वो ठिकाने आ गए। कल हम भी फ़ील्ड में थे और कल हमने भी फ़ील्ड में और हमें भी मुतअद्दिद कश्मीरी अवाम से बात हुई, कश्मीरी भाइयों से बात हुई, नौजवानों से भी, बुज़ुर्गों से भी, ख़वातीन से भी। तो एक मैं ज़रूर पैगाम देना चाहूँगा हमारी अस्करी क़यादत को कि जनाब ये आप जो कर रहे हैं और ख़ास तौर पे अस्करी क़यादत, क्योंकि कोई भी ये नहीं समझता कि ये सब कुछ सिविल साइड से हो रहा है। वो कहते हैं कि सिविल साइड की क्या ज़रूरत है, उसकी क्या हैसियत है, वो तो खुद इलेक्शन चोर पार्लिमान है, इलेक्शन चोर हुक्मरान हैं और उनको लाके हम पर मुसल्लत किया गया है। और ये सारे का सारा मलबा जो है, मैं ख़ास तौर पे हमारी मुसल्लह फ़ौज से कहूँगा कि सारे का सारा मलबा जो है, सारे का सारा इल्ज़ाम, सारे का सारा गुस्सा वो उन पे निकल रहा है। इसलिए वो ज़रा थोड़ा-सा इस सिलसिले को होश के नाख़न लेने चाहिए और अगर चंद लोग मुट्ठी भर बल्कि 2-4 लोग अगर पागल हो गए हैं, तो उनका इलाज करवाना चाहिए और उनको सिस्टम से उठाकर बाहर फेंक देना चाहिए। क्योंकि ये कोई मज़ाक नहीं है कि आप कश्मीर जैसे सेंसिटिव एरिया को भी उसी तरीके से ट्रीट करें, जैसे कि आप अपनी रियाया को ट्रीट करते हैं। और कल लंदन में सबसे बड़ा एहतजाज हुआ, ज़रा सुनवाइएगा जी, वहाँ पे जोश-ओ जज़्बा क्या था? देखिएगा जी ज़रा इनके कि हम दहशतगर्द नहीं हैं, लोगों खून देने वाले दहशतगर्द नहीं होते, खून गिराने वाले दहशतगर्द होते हैं। क्या ये कश्मीरी दहशतगर्द है? क्या ये हमारी बाएं दहशतगर्द है? क्या ये हमारी बहनें दहशतगर्द है? बताओ लोगों, बताओ दुनिया वालों, बताओ क्या ये इनोसेंट बहनें, क्या इनके हाथ में कलशनकोफ है? बताएं हमें, बताएं। कश्मीरी फरियादी है और आज कश्मीरी फरियादी है अपने वकील के खिलाफ कि वकील तू क्यों बिक गया, तूने क्यों हमारा खून निकाला, हमने तो तुम्हें अपना वकील बनाया था। अफसोस अफसोस तुम हमारे सीने छल्ली ना करते, हम ये फरियाद ना करते। बहुत शुक्रिया। तो ये आप सुन रहे थे, वो क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे वकील से मुखातिब थे। वकील कौन है? वकील पाकिस्तान, पाकिस्तान के हुक्मरान। कश्मीरी कह रहे हैं कि हमने आपको अपना वकील बनाया था और ये बात दुरुस्त है कि हम 80 बरस से कश्मीरियों का मुकदमा हर आलमी फ़ोरम पर लड़ रहे हैं और हमने जंगें भी लड़ी हैं, हमने कुर्बानियाँ भी दी हैं। हमारे जवान, हमारे अफ़सर, हमारे अवाम शहीद हो रहे हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल के इस पार भी और लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार भी। और जब वकील ही जो है वो मुजरिमों से मिल जाए, दुश्मनों से मिल जाए, तो उसके बाद फिर मुकदमा किसने लड़ना है? ये कश्मीरियों के जज़्बात थे। ज़रा अगला शॉट सुनवाइएगा जी। पैगाम है जो पाकिस्तान के हुक्मरानों के लिए है और जो आज़ाद कश्मीर में हमारे हुक्मरान बैठे हैं। पहली बात तो ये है कि हम लोग बॉर्डर एरिया में रह रहे हैं और जब दिल चाहता है हमारी आवाम को आगे कर दिया जाता है। गोलियां उधर से भी हम लोग खा रहे होते हैं, इधर से भी हम लोग खा रहे होते हैं।
जब भी कभी इंडिया और पाकिस्तान की जंग होती है तो हमें कहा जाता है कि हमें कभी भी कोई शेल्टर नहीं दिया जाता कि जो बॉर्डर के लोग हैं वो कहाँ जाएं, बेचारे उधर ही गोलियां खा के मर जाते हैं। मेरी आंखों के सामने कई लोगों की जानें गई हैं और मैंने तड़पते देखा है। लाइक आज 2 हफ्ते हो गए कि मेरा घर में राब्ता नहीं हो रहा, मुझे नहीं पता कि मेरी मामा कैसी हैं, मेरे भाई कैसे हैं, और ये लोग हैं कि इनको समझ नहीं आती कि कैसे ये खून किए जा रहे हैं हमारे भाइयों का और गोलियां चलवाए जा रहे हैं, एक मुसलमान से दूसरे मुसलमान को मरवाए जा रहे हैं। जो पाकिस्तान की आर्मी में से मर रहे हैं या एफसी में से या जो भी है मर रहे हैं वो भी हमारे ही भाई हैं। जो उस दिन हेलीकॉप्टर में जो हादसा हुआ उसमें भी कश्मीरी भाई था हमारा। एंड ऐसे थोड़ी होता है कि आप मुसलमानों को ही खत्म करें, या तो आप हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दें कि हम कश्मीर को खत्म करना, हम कश्मीरी अवाम को खत्म करना चाहते हैं, हमें जैसे ज़मीन चाहिए, हमें ये लैंड चाहिए, देन आप ले लें, ज़मीन ले लें, बट हमारे भाइयों को ना मरवाएं। खुदा का वास्ता आप लोगों को, आप इधर से भी हम लोगों को बॉर्डर में खड़ा करके मरवा रहे होते हैं और उधर से भी कभी कोई जंग पाकिस्तान की बॉर्डर से लड़ी गई है, जब नहीं तो हम लोगों की कुर्बानियां दी जा रही होती हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे घरों में मर रहे होते हैं। एंड ऐसा तो नहीं चलता कि हम लोग इधर तालीम हासिल करने के लिए यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर से हमारे घर में राब्ते नहीं हो रहे होते। ये पता नहीं कि माँ है जिंदा है, बाप जिंदा है, कौन नहीं। उस दिन हमारे खुद के रिलेटिव मेरे डेथ हो गई, मुझे नहीं पता था। दूसरे तीसरे दिन किसी ने, वो भी मैंने फेसबुक में पढ़ा, वो भी पता नहीं कहाँ से न्यूज़ आई और मुझे पता चला। लाइक हम लोग क्या करें, कुछ हमें तो जवाब चाहिए ना, हमें बताएं आप क्या चाहते हैं। तो ये आवाज़ है, ये नौजवान हैं, ये स्टूडेंट हैं, आज़ाद कश्मीर से आई हैं पढ़ने के लिए, और वो बता रही हैं कि हमारा राब्ता भी नहीं है। उसकी राब्ता ना होने की वजह यह है कि इंटरनेट बंद है। 10 रोज़ हो गए हैं वहाँ पे इंटरनेट की सर्विस बंद की हुई है। वहाँ पे जो लोगों का कारोबार है वो बंद किया हुआ है, और उनका जो ऑनलाइन जितना भी कारोबार है वो सारे का सारा बंद हो चुका है। और कश्मीरी जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं। और फिर जो बुनियादी बात है, जो हम बार-बार कहते हैं कि वो अब ये एहसास, ये कितना ख़तरनाक एहसास है और जो कि दुरुस्त है, वो कह रहे हैं कि आप, हमें उधर से भी गोलियाँ पड़ रही हैं, हमें इधर से भी गोलियाँ पड़ रही हैं। वो तो चलें दुश्मन है, दुश्मन मार रहा है, लेकिन इस साइड पे तो कोई दुश्मन नहीं है, दोनों तरफ मुसलमान हैं। हमारी फ़ौज भी मुसलमानों की है, हमारे जवान अफ़सर भी मुसलमान हैं और पाकिस्तानी हैं, और हम भी पाकिस्तानी और हम मुसलमान हैं, और दोनों को वो है एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर दिया गया है। ये एक ख़तरनाक रुझान है। कल मेरी अपनी कश्मीरियों से बात हुई यहाँ पे, तो वो भी यही कह रहे हैं कि ये करना क्या चाहते हैं हमारे फ़ील्ड मार्शल, क्योंकि नाम वो सीधा-सीधा लेते हैं जी फ़ील्ड मार्शल का, किसी वो ढकी-छुपी बात नहीं करते। वो कहते हैं सीधा-सीधा सिर्फ़ एक बंदा ज़िम्मेदार है और वो हैं जनाब फ़ील्ड मार्शल। वो बताएँ वो चाहते क्या हैं? और यही बच्ची सवाल कर रही थी कि हमें सीधा-सीधा बता दें क्या क्या आपको ज़मीन का टुकड़ा चाहिए, तो आप मार क्यों रहे हैं? उसके बाद ही अगला शॉट सुनवाइएगा कि नेक्स्ट बुजुर्ग क्या कहते हैं। Inside, we are with Kashmiris, where they're repeating Bangladesh. जी सुना। They think in 1971 we stop the rise, Bengali will die. We kill them, they will sit down. We will do exactly the same, but the Bengalis did, and we will only play on the one side of the pitch. We are not on the both sides of the pitch. Remember my words. I spent 60 years in these struggle of Kashmir. I spent all my childhood. I'm an old man now, and now I understand who is our real enemy is. ये सोच, इस सोच को ज़रा समझने की कोशिश कीजिए। और कल एक और काम भी हुआ जी कि बाग में औरतों और बच्चों का जुलूस निकालने पर अहमद फरहाद और उनके 4 सगे भाई जो हैं उनके खिलाफ, और 4 सगे भाई के अलावा ख़ानदान के 15 अफराद पर एफआईआर कट गई। एफआईआर में 75 साला सैयद अफीर शाह भी को भी नामज़द किया गया है। और हमको पता है कि अहमद फरहाद जो हैं वो शायर भी हैं, वो दानिश्वर भी हैं, वो जर्नलिस्ट भी हैं। उनको पहले भी उठाया गया था, गिरफ्तार किया गया था और लापता हो गए थे, और जब हाई कोर्ट के हुक्म पर फिर उन्हें कश्मीर से बाजियाब करवाया गया था और उन पे इंतहाई बेबुनियाद झूठे मुकदमात दहशतगर्दी के, गद्दारी के, बगावत के वो दर्ज किए गए थे। तो वो अपनी जो है आईनी और कानूनी हक जो है उनका बोलने का, इजहार राय का, कलम का, वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अब उनके 4 सगे भाइयों
پہ ان پہ مقدمات درج کر دیے گئے، اور اس کے علاوہ 15 خاندان کے افراد پہ مقدمہ درج کر دیا گیا۔ یہ ہر کشمیر کے ہر گھر کی کہانی بنتی جا رہی ہے کہ جسے چاہتے ہیں یہ غدار ساز فیکٹری سے غداری کے احکامات جاری ہوتے ہیں اور مقدمات درج کیے جاتے ہیں، جو کہ درست نہیں ہے۔ لندن میں جی یہ میں نے نہیں آج سے پہلے اتنا بڑا احتجاج دیکھا۔ لندن میں ہزاروں اوورسیز کشمیریوں کا جی لانگ مارچ کیا انہوں نے، اور اوورسیز کشمیری جو ہے ریاست کا، وہ انہوں نے کہا جی کہ ہم اہم ستون ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ سارے کا سارا جو ہے ہمارے خلاف جو ایک محاذ کھلوا گیا ہے اور ریاستی جبر اور ریاستی تشدد کیا جا رہا ہے، اس کے خلاف۔ یہ دیکھیں، یہ لندن کے مناظر ہیں۔ آج سے پہلے میں نے کم از کم پچھلے 4 سالوں میں، مجھے 500 سال ہے، میں نے اتنا بڑا احتجاج نہیں دیکھا۔ تو کشمیریوں کا ایک ہی نعرہ ہے کہ ہم سب کشمیری ہیں اور کوئی تقسیم نہیں ہے۔ ذرا دکھائیے راولا کوٹ کے مناظر دکھائیے گا جی، اور سنوائیے گا جی نعرے کیا لگ رہے ہیں ادھر۔ دوبارہ سنائیے گا جی۔ تو یہ نعرے وہاں پہ لگ رہے ہیں۔ یہ کل رات آپریشن کیا گیا، 2 شہادتیں ہوئیں، 8 سے 10 زخمی ہوئے، اور کئی لوگوں پہ، کئی 100 لوگوں پہ، سینکڑوں لوگوں پہ، درجنوں لوگوں پہ مقدمات درج کیے گئے، اور اس کے بعد کا یہ رد عمل ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جی لندن میں کشمیری جو بربریت ہے اس کے خلاف احتجاج کیا گیا، اور اس میں تمام مکتبہ فکر کے لوگ شامل تھے۔ اور اس کے علاوہ صرف لندن ہی نہیں، بلکہ یہ جو معاملہ ہے یہ یورپ اور مغربی ملکوں تک پھیلا ہوا ہے، اور یہ پہلا موقع ہے کہ آج سے 79 برس یعنی کہ 78 سال سے مسئلہ کشمیر چل رہا ہے، کبھی بھی پاکستانی سفارت خانے کے سامنے پاکستانی کشمیریوں نے یہ احتجاج نہیں کیا، جو کہ اس وقت ہو رہا ہے۔ ہمارے آزاد کشمیر کے اوورسیز جو کشمیری عوام ہیں، پاکستانی بھائی، وہ احتجاج کر رہے ہیں پاکستانی سفارت خانے کے سامنے۔ ایک اور ہے جی، ایک تصویر ہے، اور کل بچوں نے سفید پرچم انہوں نے اپنے ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے تھے، اور سفید پرچم اٹھائے جو ہیں وہ امن کی بھیک مانگ رہے تھے، اور جناب فیلڈ مارشل سے امن کی بھیک مانگ رہے تھے۔ بچے تھے، سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور انہوں نے اپنے سر پہ کفن باندھے ہوئے تھے۔ سفید پرچم لہرانے کا مطلب یہ ہے، اگر سفید پرچم میدان جنگ میں بھی لہرا دیا جائے تو سیز فائر ہو جاتا ہے، جنگ رک جاتی ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ امن چاہ رہے ہیں، پیس چاہتے ہیں، لڑائی نہیں چاہتے۔ تو کل کشمیری بچوں نے یہ کام کیا، اور کشمیری بچوں نے کل سفید پرچم لہرائے، اور یہ سفید پرچم کس کے لیے ہیں؟ یہ ہمارے فیلڈ مارشل کے لیے ہیں، ہماری فورسز کے لیے ہیں، اور ہماری حکومت کے لیے ہیں۔ جعلی حکومت ہے بے شک، لیکن اس کے لیے ہیں، اور کشمیری بچے جو ہیں وہ اب امن کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ یہ ایک ایسی تصویر ہے کہ میرا خیال ہے کہ پوری دنیا میں اس تصویر کو جب دیکھا جائے گا، اور اس کے بعد پاکستان کی اور پاکستان کی کشمیر پالیسی کہاں کھڑی ہوگی، یہ ذرا آپ اپنے گریبانوں میں جھانکیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جی یہ پوری اب اس وقت یہ مسئلہ جو ہے وہ پورے یورپ تک اور مغربی ملکوں تک تمام تک پھیلا ہوا ہے، اور عالمی ذرائع ابلاغ جو ہیں، کیونکہ آپ کو پاکستان میں کوئی خبر نہیں ملے گی، ہمارے ٹی وی چینلز خبر نہیں دے رہے، ہمارا الیکٹرانک میڈیا، ہمارا پرنٹ میڈیا مکمل طور پر اس خبر کو کرش کر رہا ہے۔ حکم حاکم ہے کہ آپ نے کچھ نہیں دکھانا۔ ہاں، اگر دکھانا ہے تو ان کو آپ نے دہشت گرد کہنا ہے، آپ نے ان کو باغی کہنا ہے، آپ نے ان کو غدار کہنا ہے، آپ نے ان کو دہشت گرد کہنا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کے اس جھوٹے پروپیگنڈے کی وجہ سے عوام جو ہے وہ مان لیں گے۔ تو عوام نے 8 فروری کو بھی ریجیکٹ کیا، عوام نے مسلسل اس دن سے لے کے آج تک آپ کو ریجیکٹ کرتے آ رہے ہیں، اور گلگت بلتستان میں بھی آپ کو ریجیکٹ کر دیا۔ اس لیے اس طرح کی حرکتوں سے باز رہیں، ابھی بھی وقت ہے کہ انسان بنیں اور پاکستان کو برباد مت ہونے دیں۔ اس کے بعد آتے ہیں جی، آگے بڑھتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ یہ تو ہے کشمیریوں کا معاملہ، اور اب
نون لیگ جی ساری صورتحال میں نون لیگ جو ہے وہ برابر کی کل آزاد کشمیر کے وزیر اعظم جو ہیں وہ بھی رجیم چینج آپریشن کے نتیجے میں وزیر اعظم بنے تھے، کیونکہ 4 سالوں میں آپ 4 وزیر اعظم وہاں سے تبدیل کر چکے ہیں۔ پہلے آپ نے رجیم چینج آپریشن کیا اور پی ٹی آئی کے قیوم نیازی صاحب کو وہاں سے ہٹایا اور پی ٹی آئی کو توڑا، لوٹا کریسی وہاں پر لے کے آئے، ووٹ خریدے گئے، دھمکایا گیا اور کہا گیا وہی بات کہ آپ پارٹی چھوڑ دیں، پی ٹی آئی کو چھوڑ دیں، عمران خان کو چھوڑ دیں۔ اس کے بعد ایک لوٹے کو وزیر اعظم بنایا گیا، وہ لوٹا بھی کامیاب نہ ہو سکا، اس لوٹے کو بھی فارغ ہونا پڑا، پھر ایک اور لوٹے کو وزیر اعظم بنایا گیا، اس کے ساتھ بھی آپ کی نہیں سکی اور پھر اس کو فارغ کیا گیا۔ اب یہ تیسرے جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے لائے ہوئے ہیں، لوٹوں کے ساتھ ان کو لوٹے ووٹ جو ہیں وہ ان کے ساتھ دیے گئے ہیں۔ اب گلگت بلتستان میں آپ کو بتا دوں کہ گلگت بلتستان میں جتنے بھی لوٹے تھے جنہوں نے جن سے حلف لیا گیا، جن کو پی ٹی آئی چھڑوائی گئی، جن کو عمران خان کا ساتھ چھوڑنے کا کہا گیا، وہ تمام کے تمام لوٹے ہار گئے۔ گلگت بلتستان ایک بھی لوٹا نہیں جیتا۔ تو یہی حال کشمیر میں ہونا ہے، اور کشمیر کے وزیر اعظم فیصل راٹھور جو ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو ہے وہ عوام میں بہت مقبول ہو گئی ہے، کیونکہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے وہ باتیں کی ہیں جو کہ عوام کے مسائل تھے، عوام کی دکھ بھری داستانیں تھیں اور عوام کے جائز حقوق تھے، ان کی بات کی ہے۔ اس لیے جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو ہے وہ بہت پاپولر ہو گئی ہے، اور یہ جو طاقت کا استعمال کر رہے ہیں ہم، اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، بلکہ اس کے بعد مزید لوگوں میں خوف ختم ہو چکا ہے اور وہ بے فکر ہو کے نکلتے ہیں اور احتجاج کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جی ایک اور جو ایک ایکٹیویٹی ہوئی ہے، ذرا سنوائیے گا جی، ایک اور ساٹ ہے ہمارے پاس، اور وہ ساٹ ہے برطانوی اوورسیز کشمیریوں کے ایک لیڈر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں اور آلموسٹ تقریباً وہ کہتے ہیں جی کہ 60 کے قریب جو ممبر پارلیمنٹ ہیں وہ کر رہے ہیں۔ سنائیے گا جی Over 60 عمران British حسن۔ parliamentarians now support the call for peace and justice for the Kashmiris. I again make this message for the Prime Minister of Pakistan, Shehbaz Sharif. What message is being given to the international community? What message is being given to over 1 million British Kashmiris? So I again plead to the governments of Pakistan, Azad Kashmir, and in particular the Prime Minister of Pakistan, Shehbaz Sharif. We must end the bloodshed. We must end the arbitrary arrests and detention. We must end the lockdown immediately. We must restore all communications immediately, and we must resume peaceful table talks through negotiations immediately, at the heart of which must remain the human rights of Kashmiris. یہ تھے عمران حسین، ممبر پارلیمنٹ تھے جی، اور کشمیریوں کو اس وقت لیڈ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 60 ارکان ممبر سے جو ہے ان کی بات ہوئی، اور یہ ایک ایکٹیویٹی یہاں پہ بھی جو کشمیریوں کے حقوق کی بات ہو رہی ہے، مطالبات انہوں نے کیے ہیں، انٹرنیٹ بحال کیا جائے اور لاک ڈاؤن ختم کیا جائے، آپریشن ختم کیا جائے، فورسز کا استعمال بند کیا جائے، دہشت گردی بغاوت کے مقدمات جو ہیں یہ سارے کے سارے ختم ہونا چاہیے سلسلہ۔ تو 60 ممبرز ہیں یو کے پارلیمنٹ کے، ہم لوگ تو نہیں کر رہے، ہم لوگ تو جو کہ شہباز شریف صاحب کو اپروچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جی سنوائیے گا جی، کیا سنوانا چاہ رہے تھے آپ؟ ایک اور ساٹ ہے ہمارے پاس۔ اپنا احتجاج کر رہے ہیں، حالانکہ ہم لوگوں کے جو وہاں پہ بول رہے ہیں وہ سب سے پہلے یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ پاکستان کے خلاف نہیں ہیں، ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں، سب سے پہلے وہ یہ بات بولتے ہیں، اور وہ زخمی ہونے کے بعد بھی ہم لوگوں کو یہی بول رہے ہیں کہ پرامن طریقے سے آپ لوگ احتجاج کرو، اور پھر بھی ہم لوگوں کو کہنے کو کیا مل رہا ہے کہ آپ لوگ دہشت گرد ہو۔ میڈیا پہ ہر چیز فیک بتائی جا رہی ہے اور کچھ بھی وہاں پہ صحیح نہیں بتایا جا رہا۔ تو یہ تو ہے جناب معاملہ کشمیر کا۔ اب آگے بڑھتے ہیں، اور نون لیگ اس میں، اور دوسری جانب پاکستان کی مجموعی معاشی صورتحال لے لیں، سیاسی صورتحال لے لیں، اور نون لیگ سے اب ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ملٹری لیڈرشپ ہے، وہ اکتا چکی ہے۔ ایسی خبریں مسلسل آ رہی ہیں، اور کیونکہ نون لیگ سے اور سرکار سے اور ملٹری لیڈرشپ سے جڑے ہوئے جو ہمارے دانشور ہیں وہ مسلسل نون لیگ کے خلاف لکھے جا رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا دانہ پانی مک گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، میرے سامنے یہ اعداد و شمار پڑے ہیں کہ معاشی ترقی کی رفتار 4 سالوں میں
यानी कि 5वां बजट है इनका। 5वें बजट के बाद भी जो मुआशी तरक्की की रफ्तार इनका दावा है वो है 3.7 और इसमें कमी आई है 2.4% की। जब इमरान खान साहब ने की हुकूमत ख़त्म की गई, तख्ता उल्टा गया, तो उस वक्त हमारी शरह नमू मुआशी तरक्की की रफ्तार जो है वो 6.2% थी, 6.2%। और उसके बाद अगले साल जो है इनकी जो है शरह नमू -0.2 तक चली गई और अब ये 5वें साल पहुंचे हैं 3.7 तक, 5वें साल। और अभी भी ये 2.5% पीछे हैं इमरान खान से। ये इनकी हालत है और नाजायज़ काबिज़ीन की। इसके अलावा जो बजट की सूरत हाल है वो भी ज़रा आप तक पहुंचा देते हैं कि पंजाब की मैं आपको बात कर रहा था। इस वक्त मामला ये है जी कि एनर्जी सेक्टर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस वक्त नून लीग को आड़े हाथों ले रही है और वो कहती है कि एनर्जी सेक्टर में गर्दशी करदा 5.1 खरब होने पर वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी को सितारा इम्तियाज़ दिया जाता है। ये शर्मिला फारूकी ने कौमी असम्बली में इज़हार ख़्याल फरमाया है कि जनाब ये कुछ हो रहा है। और दूसरा ये कि हमारे माहिर मईशत हैं जावेद हसन साहब, वो कहते हैं कि ये बात काबिल गौर है कि 2026 में मुतलक अदाद शुमार के लिहाज से पाकिस्तान में इंतहाई गुर्बत का शिकार अफराद की तादाद तकरीबन भारत के बराबर है, जबकि भारत की आबादी पाकिस्तान से तकरीबन 6 गुना ज़्यादा है। ये है हमारी गुर्बत, महंगाई, बेरोज़गारी का लेवल जो है, हमारे अवाम जो है वो ख़त गुर्बत से मुसलसल नीचे गिर रहे हैं। ये है नून लीग और पीपल्स पार्टी की मुआशी पॉलिसी, नून लीग, पीपल्स पार्टी और हमारे फील्ड मार्शल की। इसीलिए नून लीग जो है वो इस वक्त तनकीद कर रही है फील्ड मार्शल को कि जनाब ये सब कुछ जो भी मुआशी कारकर्दगी है इसके पीछे फील्ड मार्शल हैं, उनका विजन है, तो वो अपना सकूर बराबर कर रहे हैं। अगली खबर जो है जी वो है पंजाब के 76 में से 27 कॉमर्स कॉलेज को प्राइवेट यूनिवर्सिटी के सुपुर्द किया जा रहा है। ये बड़ी मेहनत से कॉमर्स कॉलेज बने थे जी पंजाब के और स्किल्ड एजुकेशन वहाँ पे दी जा रही थी। तो वहाँ के 76 में से 27 कॉमर्स कॉलेज को प्राइवेट यूनिवर्सिटियों के हवाले किया जाता है, यानी कि उनको हवाले किया जा रहा है प्राइवेट लोगों के, और 25 निजी शोबे के, यानी कि 25 वैसे ही प्राइवेटाइज किए जा रहे हैं। और 24 कॉलेजों को दीगर इदारों में ज़म या बंद करने की तजवीज़ आ गई है। 19,000 तलबा करीबी कॉलेजों में मुंतकिल होंगे, यानी आप बजाय इसके कि नए तालीमी इदारे खोलें, अगले तालीमी इदारे हैं उनको भी बंद किया जा रहा है और इन तलबा को बेघर किया जा रहा है। दूसरे आसमानों में 19,000 तलबा को मुख्तलिफ कॉलेजों में भेजा जाएगा कॉलेज बंद करके। तो लेकिन इन्होंने अगर जहाज़ ख़रीदना हो और वो फ़ौरन ख़रीदा जाता है, उसके लिए इनके लिए कोई मसला नहीं होता, लेकिन तालीम के लिए पैसे नहीं हैं, सेहत के लिए पैसे नहीं हैं और इन चीज़ों के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। बाकी हर चीज़ के लिए पैसे मौजूद हैं। हमारी अदलिया के लिए इन्होंने रखे हैं जनाब 7 अरब, साढ़े 7 अरब रुपए अदलिया के रखे हैं। और अदलिया कौन-सी? जो 26वीं 27वीं गैर आइनी तरमीम के नतीजे में मारज़ वजूद में आई, जिसकी आइनी कानूनी हैसियत कोई नहीं, उसके लिए इन्होंने साढ़े 7 अरब रुपया रखा है और इस तरीके से ये अशराफिया को बहुत फ़ायदा दिया जा रहा है। लेकिन मैं आपको वाज़ेह तौर पर बता दूँ कि हालात इनके कंट्रोल में नहीं हैं और बहुत बुरी पोज़ीशन में हैं। अगली खबर है जी, इसीलिए नून लीग के लिए खतरे की घंटियाँ बदस्तूर बज रही हैं। अब आते हैं जी अडयाला। अडयाला के मामलात। इमरान खान साहब की कल मुलाकात का दिन है, मंगल का दिन है और अडयाला की कॉल बाकायदा तौर पर दे दी गई है। अलीमा खान साहिबा ने एक ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि पीटीआई की क़यादत ने अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई से दरख्वास्त की है कि अगर मंगल के रोज़ अडयाला जेल के बाहर एहतजाज के लिए, इज्तिमा के लिए एक मखसूस वक्त मुकर्रर कर दिया जाए, तो वो 10,000 अफराद को मुतहर्रिक कर सकते हैं और हम इस तजवीज़ का खैर मकदम करते हैं और उनकी दरख्वास्त कबूल कर ली है और मंगल 16 जून को दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक हम अडयाला जेल के बाहर जमा होंगे और अडयाला जेल के बाहर 10,000 अफराद का बड़ा इज्तिमा इमरान खान की तवील तन्हाई के ख़ात्मे और उनकी आंखों के मसले के मुनासिब मुआयने और इलाज के लिए ज़रूरी दबाव पैदा कर सकता है। और ये मुआयना
اور علاج اسلام آباد کے شفا انٹرنیشنل ہسپتال میں ان کے اہل خانہ اور ذاتی معالج کی موجودگی میں ہونا چاہیے۔ اور علیم خان نے کہا کہ یہ ایک انسانی اور قانونی مطالبہ ہے اور ایک سابق وزیر اعظم اور سیاسی قیدی کے بنیادی حقوق کا احترام کیا جانا چاہیے۔ تو کل کے دن اپوزیشن کی طرف سے، اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے، پی ٹی آئی کی طرف سے، ان کی فیملی کی طرف سے یہ احتجاج کی کال دے دی گئی ہے اڈیالہ کے باہر منگل کو 16 جون کو دوپہر 3 بجے سے شام 7 بجے تک۔ تو عوام دیکھتے ہیں کہ اس میں کس طریقے سے اب ارکان قومی اسمبلی، سینیٹرز، ایم پی ایز اور صوبائی حکومت خیبر پختونخوا کی اس کو کس طریقے سے لیتی ہے۔ اور یہاں پہ اڈیالہ جیل کے باہر پی ٹی آئی کے اگر صرف عہدیداران ہی آ جائیں تو ان کی تعداد بھی 10,000 ہے عہدیداران۔ تو دیکھتے ہیں کہ کل کتنے لوگ نکلتے ہیں اور کتنے لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کے آرام سے